वेक्टर जो है रिलेटेड है किससे, 3D से, ठीक है, समझ रहे हो। तो हम बिल्कुल वैसे ही, अगर आपके पास रिवीजन रहा होगा अच्छे से वेक्टर का, कुछ टर्म्स याद रही होगी, डायरेक्शन, कोसाइन, डायरेक्शन, रेशियो, हालांकि इसी का ज़्यादा यूज़ है, तो उससे आज बेसिकली इसी के ऊपर भी आज अधिकतर हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हम उसके बारे में जानेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे, क्या क्या फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है वो पहले करेंगे। जब एक बार फॉर्मूला वगैरह सब हमारे पास हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। मुश्किल से 20 क्वेश्चन हैं, जिसके 20 क्वेश्चन आप पास कर लोगे तो जितने भी 3D के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं वो सब आसानी से हो जाएंगे साहब, ठीक है। तो पहला अगर देखें हम 3D का मतलब क्या, आप पास 3D का मतलब जाहिर सी बात है 3 डायमेंशन, समझ रहे हो, यानी 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन कौन सी होती है, वही सब एक्स, वाई और अपने पास जेड, ठीक है। बस इसी के ऊपर 3 डायमेंशन के ऊपर रिलेटेड है। जैसे ये 3 डायमेंशन खत्म हो जाएगा हमारे पास, कोनिक सेक्शन शुरू कर देंगे, उसी में स्ट्रेट लाइन, मतलब उसमें 2D कंप्लीट हो जाए। जैसे 2D कंप्लीट होगा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इसके बाद हमारे पास सब छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे, एक एक या दो दो दिन के, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है साहब। जिस दिन ये वाली कहानी शुरू हो गई उस दिन अब क्या कहने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर बात समझ लें आपके पास कि देखो जो बात हम वेक्टर में कर चुके उसको दोबारा करने कोई मतलब ही नहीं, एक बार आप बातचीत कर लेंगे उसको रिकॉल कर लेंगे, लेकिन उसके फिर दोबारा उसका डेप्थ में नहीं समझेंगे। तो देखो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस फार्मूला की अगर बात करें हमारे पास सबसे पहले अंडर, जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास, कोई सा भी डिस्टेंस है तो मान लिया पी क्यू डिस्टेंस है, तो वो हो जाता था क्या, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस का हमारे पास y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली कहानी अंदर आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला के चलते, ठीक है। इसमें और भी फार्मूले हम देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी तक अगर आप बात करने जाए तो अभी हमने बिल्कुल भी सेक्शन फार्मूले की बात ही नहीं करी है। हालांकि ये हम करवाना था किसमें, वेक्टर में, लेकिन अपन ने डिस्कस ही नहीं किया है, ठीक है। वैसे भी अगर बात करें हमारे पास सेक्शन फार्मूला के, हमारे पास तो दो तरीके के सेक्शन फार्मूले बनते हैं हमारे पास, एक बनता है हमारे पास इंटीरियर वाला, एक बनता है एक्सटीरियर वाला, ठीक है साहब। तो होते कहानी ये हमारे पास, जैसे कि 2 पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मान लिया ए, यहाँ मान लिया बी, और यहाँ पे भी वहाँ भी हमारे पास क्या होता है, सी होता है, ठीक है। जब इसको किसी भी रेशियो में डिवाइड कर देते थे, वैसे जनरली हम कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं हमारे पास, इस रेशियो में, क्या, m/n, समझ रहे हो आप। इस तरीके का हमारे पास सेक्शन फार्मूला होता है। सेक्शन फार्मूला ये होता है कि कोई भी जो लाइन सेगमेंट है हमारे पास वो डिवाइड हुई है किसी बी सी पॉइंट में, और उसके कितने कितने रेशियो, मतलब इसका ए सी में क्या कितने में डिवाइड हुआ, सी बी में कितने में डिवाइड हुआ है। जहाँ ए सी में डिवाइड हुआ उसको नाम हमने एम दिया, और जिसको हमारे पास जो सी बी में डिवाइड हुआ उसको एन दिया साहब, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास सेक्शन फार्मूला किसका, ए बी का, तो कैसा होता है, यहाँ पर इंटीरियर वाला है, इंटीरियर वाले केस में हमारे पास प्लस होता है, एक्सटीरियर वाले में माइनस होता है, ठीक है। तो अगर बात करें इसको लिखने का तरीका कैसे है हमारे पास, सबसे पहले अगर बात करने जाएंगे यहाँ पास, ये जो एन है ये ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ए एन। अब अगर इंटीरियर तो बीच में प्लस, अब ये जो एम है ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो रेशियो है हमारे पास वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्लस चल रहा है जनाब, यहाँ पे जो प्लस चल रहा है किसके चलते चल रहा है, इंटीरियर वाला केस है, इंटीरियर का केस है, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, मतलब समझ रहे हो। रेशियो में हमारे पास कॉलन है यहाँ पास, इसका मतलब यही है हमारे पास कि रेशियो में है, कॉलन मतलब डिवाइड कर, यानी इस लाइन सेगमेंट को सी इसको डिवाइड कर रहा है। अब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास क्या था, सेक्शन फॉर्मूला होता था जहाँ पे। अब इसको लिखने के तरीके का, ए के साथ सी ए के साथ एन आएगा, एम के साथ हमारे पास बी आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से सेम लिखा हो, नीचे वही प्लस हो जाता है साहब, ठीक है। जिससे अगर हम बात करने जाएंगे हमारे पास कि जैसे ए पॉइंट दिया गया हमारे पास कितना, मान लिया ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया x और बी पॉइंट दिया गया y, और इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है साहब, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, मान लिया यहाँ पे सेक्शन फार्मूला पर, सेक्शन फार्मूला डिवाइड बाय, तो देखो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा y, और 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, प्लस का। देखो एक्स वहाँ पे बोलेगा क्वेश्चन में, हमारे इंटीरियर क्वेश्चन है कि एक्सटीरियर का, इंटीरियर के साथ बीच में प्लस, ठीक है साहब। और यहाँ पे हमारे पास x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 1, तो 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, नीचे इन दोनों का ऐड होगा ना, तो 3, ठीक है साहब। और कल को ये पे अगर माइनस होगा, कल को अगर एक्सटीरियर केस होगा तो यहीं पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस के केस में यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, और अभी डिनोमिनेटर में रेशियो ऐड नहीं होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे कहानी किसकी आ जाएगी, 1 की आ जाएगी साहब। समझ में बात आ रही है आपको, बिल्कुल आसानी से, कोई ज़्यादा वैसी वाली बात नहीं, ठीक है। दोनों चीज़ आराम से निकल गया आपका, एक्सटीरियर इंटीरियर। लेकिन ये जो इंटीरियर एक्सटीरियर था ये 2D का था, 3D में एक्सटीरियर इंटीरियर कैसे निकलता है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 2D में एक्सटीरियर इंटीरियर इस तरीके से निकालो, सेक्शन फॉर्मूला इस तरीके लगता है, लेकिन 3D में तो देखो इसमें क्या हुआ हमारे पास कि 2D वाला था, तो 2D में एक्स एक्सिस भी आ गया, वाई एक्सिस भी आ गया, लेकिन अभी 3D में 3 एक्सिस आ जाएंगी ना हमारे पास, तब ये सेक्शन फॉर्मूला किस तरीके का रोल निभाएगा उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास। जैसे कि मान लिया हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास क्या दे रहा है, अब सेक्शन फॉर्मूला है ये, ना कि डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। जैसे कि बात करें यहाँ पे आ जाएगा x1, y1, z1,
ठीक है, बी पॉइंट की अगर हम आसानी से बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा Z2, यहाँ पे आ जाएगा Y2, यहाँ पे आपस आ जाएगा Z2। ठीक है साहब, इस तरीके का सिनेरियो आपके सामने रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास वो कहेगा हमारे पास कि कोई पी पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, किस कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, अपने पास एक कोई सा भी पी पॉइंट जो एक्स वाई जेड में डिवाइड कर रहा है साहब। ठीक है, जिस दिन एक्स वाई, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट हुआ, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट हुआ, यहाँ पे जना हमारे पास बी पॉइंट हुआ। ठीक है, उसी के चलते यहाँ पे किसी भी पी पॉइंट पे यहाँ इसको डिवाइड किया, अब किस रेशियो में डिवाइड किया हमें नहीं पता, तो अपने तरफ से उसका एम और एन मान लेते हैं। ठीक है, ये जनरल में हो गया। और हमसे पूछा यहाँ पास कि एक्स वाई और जेड के पॉइंट बताने हमें, ये एक्स और वाई जेड के पॉइंट बताने यहाँ पास। तो सबसे पहले ए तो एक्स पहले सबसे पहले एक्स वाले के पॉइंट निकालेंगे, तो एक्स बराबर वही काम कि यहाँ पे क्या चलेगा, x1 चलेगा, यहाँ पे y1 चलेगा, यहाँ पे z1 चलेगा, इसी के चलते यहाँ पे x2 चलेगा, यहाँ पे y2 चलेगा, यहाँ पे z2 चलेगा। अब n का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x का जो n का मल्टीप्लाई जो x वाले टर्म है ना, तो यहाँ पे x वाले टर्म लिखे जाएंगे। यहाँ पे अगर हमें y टर्म का निकालेंगे तब यहाँ पे y टर्म्स लिखे जाएंगे, यहाँ पे जब z वाले का निकालेंगे तो यहाँ पे z वाले टर्म लिखे। x का टर्म निकालना हमारे पास, तो इस x का मल्टीप्लाई x1 के साथ होगा, जो n है ना, इस n का मल्टीप्लाई होगा एन वाले के साथ। अब यहाँ पे इंटीरियर का केस है जनाब, तो इंटीरियर में प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इस m का मल्टीप्लाई x2 वाले के साथ होगा, टेंथ है m2 का मल्टीप्लाई x2 वाले के साथ होगा। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा हमारे पास, m1 mn। ठीक है, अब हमारे पास y वाले का निकाला, तो अब देखो यहाँ से चलो देखो इस वाले n का मल्टीप्लाई अब y1 के साथ होगा, इस वाले n का मल्टीप्लाई अब किसके साथ होगा, y1 के साथ होगा प्लस। अब इसी के चलते m का मल्टीप्लाई होगा y2 वाले का, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, m प्लस n। बात समझ में आ रही। ठीक है, इसी के चलते अभी जो n वाले का मल्टीप्लाई होगा किसी के साथ होगा, अपने पास z1 वाले के साथ होगा प्लस, अब m का मल्टीप्लाई, अब इस m का मल्टीप्लाई उसके साथ होगा, किसका, z2 के साथ, और डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, m प्लस का m। कहानी अगर समझ में आ रही तो इससे सरल कुछ है नहीं हमारे पास, बस आपको ये याद रखें अल्टरनेट हमारे पास चलेगा। ठीक है, पहले अगर ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो m को उधर मल्टीप्लाई करोगे, अगर किसी का पॉइंट निकाले तो इस तरीके से निकालोगे, जिसका पॉइंट चाहिए हमारे पास उसको इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, कोई कहानी। चलो यहाँ पे अगर हमने कहा यह हमारे पास इंटीरियर का केस था, तो आप यहाँ पे क्या चला, प्लस, आप यहाँ पे प्लस चला। कल को यहाँ पे अगर एक्सटीरियर वाली कहानी अगर हो जाती है ना, तो यहाँ पे कैसे चलेगा, माइनस चलेगा, दोनों तरफ, नीचे भी माइनस होगा, ऊपर भी माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। कहानी समझ में आ रही, इतने बड़ा कोई रोल है नहीं। ठीक है, कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम मिड पॉइंट की बात कर लें हमारे पास, तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड की भी बात करते चलते हैं। तो किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, जैसे कोई भी मीडियन पड़ती है, जैसे ट्रायंगल में कोई सी भी मीडियन पड़ती है हमारे पास, तो इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। ठीक है, मतलब बराबर में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो उसी के चलते मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2x2 प्लस y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2, z1 प्लस का z2 डिवाइड बाई 2। ये कहानी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, आसानी से दो लो, जैसे यहाँ पे देखो अब 3D हमारे पास, तो जाहिर सी बात है कभी दो रेशियोज भी होंगे, तीसरा पूछेगा, तीन में तो एक पूछता है। ठीक है, उसी के चलते यहाँ पे x2 का डिवाइड लगाओगे x2 में, मतलब इन दोनों के रेशियो को ऐड करोगे हमारे पास और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, y1 प्लस का y2 डिवाइड बाई 2 करोगे तभी हो जाएगा, x1 मतलब z1 प्लस का z2 करोगे हमारे पास तभी आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, अभी सब फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड का अगर देख लो, सेंट्रॉइड का हमारे पास क्या होता है, सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है हमारे पास जब भी ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इसके यहाँ से भी लाइन जाएगी, इसके एंगल से भी लाइन आएगी, उसके एंगल से भी जाएंगे, तीनों कट करें यहाँ पर, इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड को डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, यहाँ पे x1 चला रहा होगा, यहाँ पे x2 चल रहा होगा, हालांकि y1 भी चलेगा, y2 भी चलेगा, लेकिन केवल x1 वाले को लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे x1 x2 यहाँ पे x3, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाई कितना 3, क्योंकि 3 अभी यहाँ पे मिड पॉइंट में कितना 2 आ रहा है, सेंट्रॉइड में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। यहाँ पे चलेगा y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे आ जाएगा z1 प्लस का z2 प्लस का z3 डिवाइड बाई 3। ये पूरा आ गया अपने पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो की हमने बात पहले ही कर ली थी, उसमें क्या होता है कैसा नहीं होता। तो अब हम केवल जो भी फॉर्मूले उसमें रिक्वायर्ड है किसके, हम बात करने जा रहे हैं किसके, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन को, बस उसी की बात करते हैं। ठीक है, बाकी तो हमने डिटेल वाली बात वेक्टर में कर ही ली हुई थी। ठीक है, तो अगर बात करें आपस किस चीज़ की, तो अगर यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो, देखो डायरेक्शन रेशियो अपने पास इसमें 3D में क्या चलेंगे, तो चलेगा a
बी सी, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की बात करें यहाँ पास तो उसको जाहिर सी बात आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर, कहानी समझ में आ रही, ठीक है। बी का अगर चाहिए हमारे पास तो यहीं पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का सी का स्क्वायर, सिंपल सी कहानी, यहाँ पे सी डिवाइड अंडर रूट के अंदर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, और इसी को कहानी हम पर एल बोलती है, इसी को एम बोलती है, इसी को एन बोलती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही, इतना रिकॉलेशन तो हो गया, एक तरीके से रिकैप ही चल रहा है पास वेक्टर का। चलो यहीं पे जब इतनी कहानी आप पास समझ जाती है हमारे पास, तो एक नई एक कुछ नया भी देख लेते हैं आप पास, हालांकि पढ़ चुके हैं अपन लोग, लेकिन फिर भी जैसे कोई भी कहते हैं आप एंगल बताना है, ठीक है, एंगल बताने का एक ही फॉर्मूला है, क्या, कॉस थीटा का। देखो ध्यान से देखो, कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर निकालना है आप पास कोसाइन से ही निकलेगा, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। अब कोसाइन का मतलब क्या होता है, कोसाइन का मतलब हमारे पास कॉस होता है, ठीक है, पूरी कहानी में हमारे पास एलिमेंट से ही तो निकलता था वेक्टर में भी एंगल, ठीक, उसी के चलते अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखो दो भी हो जाए, जैसे 2 पॉइंट है अपने पास, कैसे बात, ठीक है, एक्स बराबर हमारे पास किसने कुछ दिया हुआ कितना, जैसे कि हम समझ नहीं पा रहे, यहाँ पे अगर देखो अपने को एंगल निकालना है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे, डायरेक्शन रेशियो किस तरीके से गिवन होंगे हमारे पास, x1 8, हाँ इस तरीके, यहाँ पे इस तरीके, रुक जाओ, यहाँ पे a1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा b1, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास c1, ठीक है, और यहाँ पे अगर दूसरा 2 पॉइंट होंगे ना हमारे पास, एक तो हमारे पास, ठीक है, 2 पॉइंट के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है, कभी कभी इसी में प्लेन आ जाएगा, ये एक पॉइंट बन, कभी कभी ये दोनों पॉइंट बन जाएंगे, कभी कभी एक पॉइंट एक प्लेन बन जाएगा, तो दोनों में वैलिड है, ठीक है। यहाँ पे चलेगा a2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b2, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा c2, ठीक है साहब। इसमें सबसे पहले फॉर्मूला था a1 मल्टीप्लाई डॉट a2 प्लस का b1 डॉट b2 प्लस का c1 डॉट c2 अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर b1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c1 का स्क्वायर, बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे फिर डॉट लग जाएगा, मतलब फिर से डॉट क्या है हमारे पास, उसी का सिंपल सा इसके बीच का डॉट कर हो जाएगा ना अंडर रूट, हालांकि बिल्कुल चीज़ वही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे पहले a1 वाले का जितने भी 1 1 वाले उनका यहाँ पे करो, हालांकि देख पा रहे हो हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइनी तो लिखा हुआ था, हम ऊपर क्या लिखते थे, इस तरीके से लिखते थे एक सिंगल वाले में, नीचे उसी का अपने पास स्क्वायर कर देते थे, यही तो करते रहते हैं अभी तक, वही चीज़ तो हम फिर से कर रहे हैं। यहाँ पे लिखे जाएंगे हमारे पास आ जाएगा a2 का स्क्वायर, यहाँ पे b2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा c2 का स्क्वायर, ठीक है, बस यही हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा। कल को हमारे पास ये भी ना देख कर वो सीधे सीधे कह देगा हमारे पास क्या कि L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का हमारे पास N1 N2, बस हमारे पास वही चीज़ तो लिखी हुई है, बस इसको इस तरीके से फॉर्म में लिख दिया हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से भी निकाला है हमारे पास। कल एंगल गिवन होगा और इनमें से M1 या M2 पूछ लेगा हमारे पास, तभी आप आसानी से कर लोगे, ठीक है साहब। और अगर बात करें हमारे पास जैसे क्या, जैसे कि इसमें एक चीज़ पढ़ी हमने, ये तो डायरेक्शन का तो फॉर्मूला हो गया। दूसरी जगह हमारे पास ये बात कर लें हमारे पास, जैसे कि 2 लाइनें हैं, ठीक है, 2 लाइनें हमारे पास कहाँ पे, प्लेन में। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का मतलब यही होता है हमारे पास क्या, 2 एक्स एक्सिस हमारे पास, ठीक है, जो प्लेन है हमारे पास, प्लेन जैसे कि बोर्ड प्लेन है, उसमें कुछ भी आप कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है, मेजरली 2D, उसमें कभी कभी 3D भी कोई एक्सेस ऐसे बना देगा हमारे पास, तो समझ रहे हो आप, ठीक है। तो 2 लाइनें अगर हमारे पास, 2 लाइनें अगर हमारे पास कैसी परपेंडिकुलर है ईच अदर, 2 लाइनें परपेंडिकुलर है ईच अदर, तो जनाब उसका अगर बात कर लें हमारे पास कैसा, उनके बीच का डॉट, जैसे a1 डॉट a2, हालांकि अभी ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तभी आपको चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी आसानी से, ठीक है। क्या चीज़ है ये, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी यही चीज़ आपके पास यूज़ होगी, कब कैसे क्या लगाना है। सबसे पहले जब 2 लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर होंगी तो उसका इंडिविजुअली, जैसे a1 और a2 के बीच का डॉट, b1 b2 के बीच का डॉट, c1 c2 के टाइम, इस सब के जब ऐड करोगे तो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। ये सब लाइन किसमें लिखी होगी, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ये जो लाइन लिखी हुई थी ये किस फॉर्मूले के बारे में बता रही है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन तब बात आएगी। जैसे क्या एक ये, चलो ये भी, ये तो इतना जरूरी नहीं, इसके बाद वाला बहुत, जैसे कि उसमें लाइन लिखी होगी लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग। तो लाइन ज्वाइनिंग के लिए, जैसे लाइन ज्वाइनिंग की जैसी बात, 2 लाइन होंगी तभी तो एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, तो वही वाली लाइन कैसे मान ले हम, a1 a2 ये वाली लाइन मान ले रहे हैं, कौन सी, ये 2 लाइन मान ले रहे हैं, ठीक है। तो आपस में पता है किस तरीके से निकलेंगी, जब भी दो लाइन एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तभी किस तरीके निकलेंगी, तो इस तरीके a2 माइनस का a1, a2 माइनस का a1, फिर दूसरी लाइन निकलेगी कितना, b2 माइनस का
B1, दूसरी लाइन है C2 माइनस का C1। इस तरीके की लाइनें निकलेंगी हमारे पास। समझ में बात आ समझ में आपके पास बात आ रही होगी, ठीक है। इस तरीके से यही सब ये जो लाइनें लिखी हुई है एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन जब आप उसमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, उसमें ये सब लाइनें लिखी होंगी, तब आपको अंदाजा नहीं होगा हमारे पास ये इसमें माइनस क्यों किया। क्योंकि ये इस तरीके का फॉर्मेट है हमारे पास, इस तरीके क्वेश्चन ही हमारे पास फॉर्म होते हैं किसमें 3D में साहब, ठीक है। कल को अगर उसमें क्वेश्चन में गिवन होगा हमारे पास जब दो लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तब इस तरीके का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। उसी के बाद जब भी आप फॉर्मूले में देखोगे, हमारे पास फॉर्मूले में नहीं क्वेश्चन में देखोगे, तो उसमें लिखा होगा एक लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, उसने भी सब्ट्रैक्ट करके लिखा हो, तो आपको ये नहीं पता चलेगा एक्चुअली उसने सब्ट्रैक्ट उसने किया क्यों है। समझ में बात आ रही है। और जैसे कि एक हमारे पास प्रोजेक्शन का भी देख ले हमारे पास, इफ a line parallel to x-axis, what thing will change। यहाँ पर देखो क्या करना है, आपके पास कोई सी भी एक लाइन है हमारे पास, ठीक है। ये अगर एक्स एक्सिस अपन ने मान ली है, ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन एक पैरेलल है, ठीक है। अब ये करेगा कोई सी भी लाइन अगर पैरेलल है हमारे पास एक्स एक्सिस के, तो बताओ क्या चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। मान लिया ये कोई सी उसने भी लाइन खींच दी हमारे पास, ये तो अपनी पहले ओरिजिनल वाली एक्स एक्सिस है, इसी के पैरेलल कुछ लाइन उसने खींच दी है। अब इसी में हमारे पास क्या कह रहा है हमारे पास कि क्या चीज हमारे पास चेंज हो रही है, तो हमारे पास क्या एक्स चेंज हो रहा है, क्या हमारे पास केवल और केवल वाई जेड या फिर हमारे पास वाई जेड प्लेन चेंज हो रहा है, मतलब वाई जेड चेंज हो रहा है हमारे पास, या तो हमारे पास केवल और केवल वाई चेंज हो रहा है, या तो केवल केवल जेड चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ध्यान से समझोगा, कोई सी भी चीज़ अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रही होगी हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई चीज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई साहब जहाँ तो इसका मतलब यही हुआ हमारे पास कि एक्स एक्सिस तो नहीं चेंज हो रही है हमारे पास, अब एक्सिस के ऊपर कोई, ठीक है। इफ अ लाइन मूविंग है हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास कोई सी भी लाइन अगर हमारे पास मूविंग है हमारे पास, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है कोई भी लाइन, और उस पैरेलल वाली लाइन में कोई भी चीज़ मूव कर रही है हमारे पास, तो क्या हमारे पास वाई जेड प्लेन चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी कोई चीज़ रही होगी तो यहाँ पे 1 रहा होगा, अब ये मूव करते करते यहाँ पे पहुंच गया हमारे पास, तब ये 2 रहा होगा लिखा गया। यहाँ पे अगर वाई की बात कर ले, तो वाई अगर यहाँ पे 1 रहा होगा, वाई अगर इसको अगर रफ कर दें, तो y अगर यहाँ पे 1 रहा होगा, जब ये x में 2 हुआ होगा तब भी तो y 1 रहा होगा। कल को ये आगे चल के इन्फिनाइट हो जाएगी, तब भी हमारे पास x एक्सिस में आगे चल के ये पैरेलल है ना, तो x एक्सिस में आगे चल के ये कोई सा भी पॉइंट है जो पैरेलल है x एक्सिस के, वो अगर इन्फिनाइट में खड़ा होगा, तब भी तो ये y एक्सिस में, तो ये हमारे पास केवल केवल किस में खड़ा होगा, 1 में ही खड़ा होगा। तो उस हिसाब से चलते यहाँ पे केवल केवल एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है, ना कि बाकी सब चेंज हो रहे हैं। y तो अपने पास फिक्स ही है हमारे पास, z की कोई बात ही नहीं करी गई हमारे पास, ठीक है। समझ में बात आ रही, इतना कोई बड़ा नहीं। अगर कोई भी चीज़ एक्सिस के पैरेलल है, तो उसमें जो पैरेलल लाइन उसमें अगर कोई सा भी चीज़ मूव कर रही है हमारे पास, तो केवल को कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं हमारे पास, ठीक है, पॉइंट्स बदल के एक्स एक्सिस के, इसके चलते हमारे पास केवल केवल एक्स एक्सिस, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। शुरुआती क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या है हमारे पास, कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं। अब वो पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए पॉइंट का रहा है 1 2 3 गिवन है, ठीक है। एंड हमारे पास बी पॉइंट जो गिवन है वो गिवन है 4 0 4, एंड हमारे पास जो एक आखिरी पॉइंट गिवन है हमारे पास वो कह रहा है क्या, सी मतलब -2 4 2 -4 2 4। अब पूछा हमारे पास ये कोलिनियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या है। ध्यान से देखो, जैसे कि इसको पहले लिख ही लेते हैं, हमारे पास पूरा कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर हुआ हमारे पास। बी पॉइंट हमारे पास कह रहा है हमारे पास ये क्या, ये स्केलर ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल है हमारे पास। दूसरी चीज पूछ रहा है हमारे पास, यहाँ पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तीसरी चीज मतलब ये हमारे पास एमसीक्यू टाइप में, इसमें हमारे पास टिक करना रहेगा, तो किसको टिक करेंगे, किस हिसाब से टिक करेंगे, क्या इसमें कैसे पता चले हमारे पास, या ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये अपने को बताना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले इनमें से कोई भी चीज हो, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ए बी के डिस्टेंस, फिर दूसरी हमारे पास बी सी के डिस्टेंस, फिर आखिरी में हमारे पास सी ए की डिस्टेंस, मतलब वही ए सी की डिस्टेंस, क्या
AC के डिस्टेंस, ये जब तीनों डिस्टेंस निकल आएंगे हमारे पास तब काम बनेगा। कैसे निकलेगा भाई साहब, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपने को निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले अगर आप बात करें कोलिनियर की क्या कंडीशन हो जाएगी, जब भी किन्हीं दो साइड को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर तीसरे वाले के बराबर आएंगी। ठीक है, यहाँ पास कोलिनियर है। स्केलर में क्या कंडीशन रहेगी, स्केलर कंडीशन ये रहेगी, स्केलर का जो ट्रायंगल होता है उसकी तीनों साइड बराबर नहीं होती, जिसका मतलब जो भी हमारे पास अगर स्केलर कंडीशन चाहिए तो तीनों साइड अनइक्वल रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्केलर ट्रायंगल का मतलब ये होता है तीनों साइड अलग अलग यूनिट्स की, अलग अलग लेंथ की होगा, ये 2 है, ये 5 है, तो ये 6 होनी चाहिए। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब तो ये पाइथागोरस का प्रूफ करनी चाहिए, मतलब जब भी मतलब जैसे कि कोलिनियर में हुआ था, तो इसमें होना चाहिए कि AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB के स्क्वायर प्लस का हमारे पास AC के स्क्वायर के, तब हमारे पास जब ये इसका इनका स्क्वायर जब दोनों के बराबर आ जाएगा तब हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इक्विलेटर मतलब ये होता है हमारे पास जब हमारे पास तीनों साइडें बराबर आ जाए, जैसे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। ठीक है, जब हमारे पास तीनों साइड कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, तो ये चीज़ कंडीशन होती है यहाँ पर। ये तो आप नोट कर लेना आसानी से, आपका आ जाएगा। ठीक है, कल को यहाँ पे एक्चुअली इसमें तो नहीं बोला गया, लेकिन एक चीज़ और रख देना, आइसोस्केलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है जहाँ पास केवल दो साइड बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे AB और दूसरा BC, और वहाँ पर तीसरी साइड अनइक्वल, यानी दो साइड केवल बराबर आ रही हो, तीसरी साइड अनइक्वल आ रही हो, यानी ये दो नीचे वाली हमारे पास 5 आ रही हो। समझ में बात आ रही है हमारे पास, तो हम कह देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इतनी ही चीज़ है, जब भी पूछेगा कोलिनियर की कंडीशन समझ में आई, ये सी आप नोट कर लेना, इसी के ऊपर पूछता है हमारे पास, यही सब पूछेगा, 4 MCQ देगा, कल को यहाँ पे आइसोसेलेस भी दे सकता था, तो आपको बता दिया गया। ठीक है, अब अपन इसको देख लेते हैं किस हिसाब से इसका आंसर आएगा। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करें हम, AC वाले AB वाले डिस्टेंस की बात करें। ठीक है, AB वाले डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे 2 में 1 घटेगा, यहाँ पर देखो अब B में 4 घटेगा 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब 0 में 2 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही। 4 में 3 घटेगा 1, और 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाता है। ठीक है, BC की अगर बात कर ले तो 2 में -2, ये -2 है, अब ये भी 4 घटेगा तो -2, यहाँ पे भी अब फॉर्मूले में तो हमारे पास माइनस होता है, तो -6 बन जाएगा। अब -6 का स्क्वायर कर दो 36 बन जाएगा हमारे पास। अब 4 में 0 घटेगा तो हमारे पास प्लस का 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 में 4 घटेगा, यानी 2 में 4 घटेगा जहाँ, तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब AC की बारी आई। ठीक है, यानी -2 में -1 घटेगा, -2 हो, और यहाँ पे तो प्लस का, लेकिन फॉर्मूला चलते बीच में कैसा था, माइनस आता है, -2 इसमें -1 घटेगा, तो -3 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 में आपस क्या घटेगा 2 घटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 4 में 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है। ठीक है, 2 में अब 3 घटेगा, 2 में 3 घटेगा हमारे पास, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1। तो ध्यान से देख सकते हो, इस देखो AB ध्यान से देखो, अब इसको जिस दिन जोड़ने जाओगे, एक सेकंड रुक जाओ, इसको अगर लिख ही ले हमारे पास। ठीक है, ये जिस दिन मतलब 14 बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर 14, ये भी कितना अंडर रूट के अंदर 14। अब इसकी बात करें हमारे पास, तो ये कितना दे देगा हमारे पास 20, और ये दे देगा हमारे पास कितना, ये 20 दे देगा, ये कितना दे देगा 52। AB का सम किन्हीं दो साइड का सम बराबर आ जाए किसके, किसके बराबर आ जाए, तीसरी साइड के। ठीक है, तो अगर इसको 52 को अगर देखते हैं, ठीक है, तो इसको अगर हम इसको उस तरीके से फैक्टराइज करके बस देख लें हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ओके यहाँ पे कितना है 56। अब 56 का जिस दिन यहाँ पे फैक्टर निकालोगे हमारे पास, तो ये जाएगा हमारे पास कितना 28। अब 28 का फिर से निकालोगे तो ये 14 बन जाएगा। ठीक है, यानी अंडर रूट के अंदर कितना बना 2 मतलब 4, अब ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यानी कितना बना हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 14, अब 4 अंडर रूट के बाहर जाएगा 240 बन जाएगा, कितना 240, मतलब 2 अंडर रूट 14 बन गया। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 56 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 14। ठीक है, यानी किन्हीं दो साइड का सम, यहाँ पे एक AB प्लस का AC का सम तीसरे के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे AB की जगह कितना गिवन है अपने पास, तो AB की जगह गिवन है 14 प्लस का यहाँ पे AC की जगह कितना गिवन है 14 बराबर होना चाहिए तीसरी साइड, यानी BC मतलब 214। अब जिस दिन स्क्वायर करोगे तो यह अंडर रूट के अंदर 14, ये तक भी अपने पास गिवन है वहाँ पर। तो किन्हीं दो साइड का सम अगर तीसरी साइड के बराबर आ जाता है तो वो कोलिनियर बन, मतलब यहाँ पे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, बात समझ में किस तरीके से हमने किया, यहाँ पे 56 बने था बस। ठीक है, उसी के चलते अगर हम तीसरे वाले की बात कर लें, हमारे पास क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है द रेशियो
उसका कहना ये द रेशियो इन विच, देखो प्लेन के क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, इन विद द रेशियो हमारे पास प्लेन, और प्लेन की क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होती है उसमें भी नजर मार लेना। तो यहाँ पे गिवन है 3x प्लस का हमारे पास कितना 4y माइनस का 5z बराबर में 1 डिवाइड, मतलब ये जो प्लेन है हमारे पास क्या कह रहा है, द रेशियो इन विच, एक कोई प्लेन है वो रेशियो में डिवाइड हो रहा है, एक द रेशियो इन विच प्लेन डिवाइडेड, ये प्लेन की क्वेश्चन दी गई है, एक कोई रेशियो प्लेन है उस प्लेन को डिवाइड किया जा रहा है कोई रेशियो में, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, कौन कौन से रेशियो, द वो लाइन से जो रेशियो है वो रेशियो फॉर्म में नहीं गिवन है, वो लाइन सेगमेंट की फॉर्म में गिवन है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या ए पॉइंट दिया गया माइनस का 2 4 6, ठीक है, एंड बी पॉइंट अपने पास दे रहा है कौन सा 3 माइनस का 5 और 8, ठीक है। इस अपने को रेशियोज निकालने, कौन क्या निकालना रेशियो, हालांकि ये चीज़ हम पहले बता देते हैं लेकिन इसको बाद में बताने का कोई जरूरी रहा होगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा हुआ था, चाहे वो इंटीरियर हो किसमें सेक्शन फॉर्म में, चाहे एक्सटीरियर हो, उसमें अपने पास कुछ रेशियोज गिवन रहते थे पहले से, ये तो बात करी थी हमने। और लेकिन अगर कल को हमारे पास रेशियोज गिवन ना हो और वो पूछ ले हमारे पास रेशियो फाइंड करके होता है, यानी यहाँ पे ये वाली जो ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे वो गिवन होंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो गिवन होंगे केवल, और हमारे पास सामने से पूछ लेगा हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास रेशियोज निकालो। तो रेशियोज निकालने के लिए हम हमेशा क्या मानेंगे, एक लैम्डा, लैम्डा कॉलन 1, ठीक है, ये अपने हम तरफ से मानते हैं जब भी कोई रेशियोज निकालने होंगे। हालांकि यहाँ पे लैम्डा प्लस लैम्डा रेशियोज के भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन के भी यहाँ पे लैम्डा दिक्कत हो जाती है, तो आसान तरीका यही है हमारे पास कि लैम्डा रेशियो 1 माने, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स गिवन, तो इसके चलते यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन होंगे वो यार पॉइंट्स गिवन होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट गिवन है, माइनस का 2 4 6, यहाँ पे हमारे पास गिवन है 3 माइनस का 5 और 8, ठीक है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती है, जब ने आपने लिख दिया यहाँ पे ए आ जाएगा, कोई 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ करोगे, अब यहाँ पे प्लस लगाओगे क्योंकि इंटीरियर वाला केस है। देखो जब इस तरीके कुछ पूछ लेता है हमारे पास, क्या पूछ लेता है हमारे पास, जब कि रेशियो फाइंड करो और सामने वाला ये ना बताया इंटीरियर एक्सटीरियर था, उसको इंटीरियर मान के सॉल्व करो, क्यों अब प्लस में चीज़ें रहती हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, माइनस रहेगा तो शायद आंसर ना भी मिले, ठीक है। अब यहाँ पे लैम्डा मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, लैम्डा मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, बी के साथ, अब डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस का 1। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ नहीं गिवन है, अब यहाँ पे जब कुछ गिवन ही नहीं है, इसकी जगह कुछ तो मानते थे हम, जब यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है हमारे पास तो इसको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल लेंगे, यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए तो ये तो निकालेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ पे जब कुछ नहीं गिवन है ना, जैसे हमने बात करी हुई थी कि एक तीसरा पॉइंट हम मान लेते हैं, उस तीसरा पॉइंट क्या मतलब है, एक्स वाई जेड। सबसे पहले अब वही तरीका, वही हमने कहा था, थोड़ा सा पहले जब हमने स्टार्टिंग शुरू करी तो वहाँ के आपने फॉर्मूला ध्यान से देखे होंगे तो ये आसानी से आपको समझ में आएगी। समझ रहे हो, 3D है, वेक्टर से तो सरल ही है, ठीक है, और अगर एक बार पकड़ बन गई तो कहीं ना कहीं आसान चैप्टर है, अच्छा सा स्कोर भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के, ये वाला जो पहले ये 2 माइनस का 2 है, ये इसका x है, और जो x की पार्टी तो x के साथ ही चलेगी, x यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 के साथ, बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x1 ये है और ये y1 है, ठीक है। अब इस लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का लैम्डा, बात समझ में आ रही। अब आए y के साथ, अब देखो यहाँ पे जो y है, अब ये वाला जो y है जो p हमने माना, ये वाला y हमने यहाँ पे रख दिया बराबर। अब इस 1 का मल्टीप्लाई अब -2 के साथ नहीं होगा, अब जो बीच में बैठा, बीच में क्या होता है y, जब y की पार्टी है तो y वाले के साथ चलेगी, z की पार्टी है तो z वाले के साथ चलेगी, कहानी समझ में आ रही। तो जब हमने y यहाँ पे लिख दिया, अब 1 का मल्टीप्लाई y वाले के साथ, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब इस लैम्डा का मल्टीप्लाई प्लस का, प्लस होता है तो माइनस का 5 लैम्डा, तो सीधे सीधे यहाँ पे माइनस का लैम्डा लिख दे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का लैम्डा कॉमा, अब यहाँ पे z वाली, अब बताओ यहाँ पे क्या 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, नहीं, अब यहाँ पे z वाली पार्टी है तो z वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगी, तो ये 1 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा प्लस का। अब यहाँ पे जनाब लैम्डा किसके साथ होगा, प्लस 8 लैम्डा, और यहाँ पे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर रहे हैं हमारे पास, कल को यहाँ पे कुछ और होता तो उसका मल्टीप्लाई करते,
खैर यहाँ पे कितना 1 प्लस का लेमडा, तो आपने कहा इतनी कहानी तो आपने लिख दी, लेकिन यहाँ पे से अभी वैल्यू भी नहीं निकली ना। उसने पूछा था हमारे पास कि किस रेशियो, अभी आपने रेशियो तो बताया ही नहीं किस रेशियो में, हमने कहा वो भी बता दिया जाएगा। हमने कहा प्लेन देखो यहाँ पे एक्स अपने पास जेड की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, एक्स की वैल्यू भी आ गई, लेकिन इसको यूज कहाँ करें, कहाँ यूज करके इसके हम रेशियो निकालें। हमने कहा प्लेन की इक्वेशन ध्यान से देखो कहाँ है, ये लिखी हुई है, तो इसमें ये y की वैल्यू यहीं पे रख दें, z की वैल्यू भी रख दें और x की वैल्यू रख दें, बराबर है 1 है हमारे पास, तो आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इसमें रख देंगे। इस तरीके के क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं, अप्रोप्रिएट आंसर है हमारे पास कि ये वाला जो जितने भी फॉर्मेट के क्वेश्चन है सब आपके सिलेबस के ही हैं। ठीक है, तो इसको अगर रफ करें हमारे पास, तो इसकी जगह पे अभी जो x की वैल्यू है, तो ये x की जगह पे इसकी जगह ध्यान से देखो, अब x की जगह पे हम 3 रख दें, सॉरी ये जो 3 के बाद x है, सोचो x की वैल्यू थी तो x की हमने रख दी। ठीक है, बीच में कैसे लगा, प्लस का साइन लगा हुआ, ठीक है हम लगा दिया। अभी देखो y की वैल्यू ये गिवन है, अब यहाँ पे 4 लगा दें। ठीक है, अब z की जगह ये वैल्यू रख दें, बीच में कैसे लगा, माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस का 5, अब बराबर में क्या चला है, 1 चला है। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू रेशियोज आ जाएंगे। देखो कैसे, अब इसको अगर रफ करते हैं अपने पास, तो रेशियो से निकाल, सबसे पहले इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि एलसीएम ले लो, और एलसीएम सबका सेम ही आएगा, बराबर में 1 चल रहा है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जनाब कितना आ जाएगा, और सबका एलसीएम आ जाएगा कितना, 1 प्लस का लेमडा। ठीक है, ऊपर कुछ बदलेगा नहीं क्योंकि सबका रेशियो सबका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे चल रहा है 1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ करा देंगे हमारे पास, तो जनाब यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 प्लस का लेमडा, क्योंकि यहाँ पे 1 था। ठीक है, अब यहाँ से ये सब हट गया, बात समझ में आ रही है ना, बात समझ में। अब सबका मल्टीप्लाई करा दो इंडिविजुअली, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई जिस दिन -2 के साथ होगा, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई आप करा दोगे प्लस का 9 लेमडा, प्लस अब इसके साथ करा दोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 16, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 20 लेमडा, यहाँ पे करा दोगे माइनस का हमारे पास 30, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का ध्यान रख के वो करना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जनाब, माइनस का 40 लेमडा बराबर कितना, लेमडा प्लस का 1। अब जनाब आसानी से सॉल्व कर लेना, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन लेमडा वाले सॉल्व करते हैं, 9 लेमडा 20 लेमडा, तो यहाँ पे कितना 11 बन गया, ये 11 लेमडा बन जाएगा, माइनस का 11 लेमडा। अब माइनस का 11 लेमडा माइनस के 40 लेमडा के साथ जुड़ेगा हमारे पास जाके, कितना जाएगा, माइनस का 51 लेमडा, माइनस का 51 लेमडा। ठीक है, अब हमारे पास ये माइनस का 6 प्लस के 16 के साथ जुड़ेगा जाके, तो 10 बन जाएगा, 10 उसका 10 प्लस का 10, अब प्लस का 10 हमारे पास माइनस के 30 के साथ जुड़ेगा, तो माइनस का 20 बनेगा, बराबर में क्या चल रहा है, लेमडा प्लस का 1। तो जिस दिन उसको इधर लाओगे तो यहाँ पे माइनस का 52 लेमडा बनेगा, अब जिस दिन उसको उधर लेके जाओगे हमारे पास, तो प्लस का 21 बन जाएगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा, माइनस का, एक सेकेंड, ये प्लस का था नहीं, ये इसके साथ जिस दिन जुड़ेगा 10 बनेगा, प्लस का 10, ये इसके साथ जुड़ेगा तो माइनस का 20 तो बनेगा। ये प्लस का नहीं है, ये लिखा ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये जब प्लस का हो जाएगा जनाब, तो यहाँ पे आंसर कितना बताएगा पता है, ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे 40 आएगा, ये उधर जाएगा हमारे पास, तो कितना बनेगा, 39 बनेगा। तो ये जनाब कितना आ जाएगा हमारे पास, 39 डिवाइडेड बाई 52, यानी आंसर इसको अगर जिस सॉल्व करोगे क्या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39/42, तो माइनस का 3/4। ठीक है, ये रेशियो किस तरीके का था आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के चलते आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इतना कुछ तो था नहीं हमारे पास कि समझ में ना आए। ठीक है, बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा गलत हो गया था जोड़ना, बाकी सब कहानी तो सेम थी। अब उसके बाद जो वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपस कि वो बताओ एंगल, बताओ एंगल। ठीक है, एंगल हो किस तरीके बताना है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास आज का। ठीक है, एंगल बताना है इसके बीच का, कह रहा है एंगल बताइए, एंगल
बिटवीन हमारे पास कैसा, और लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, डायरेक्शन रेशियोज ही है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज कितना गिवन है, 2 3 6 एंड दूसरा अपने पास गिवन रहेगा 1 2 2। ये चीज़ अपने पास कहानी गिवन है। देखो ये अपने पास अगर बात करें अपन लाइन 1 ले लें, इसको लाइन 2 ले लें, ठीक है साहब। तो सबसे पहले अपने पास निकालने के लिए ये जो अपन लिखते हैं ना कॉस बराबर ऊपर A1 A2 प्लस का B1 B2, आखिरी में ये जब लिखते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस का B1 का स्क्वायर प्लस का C1 का स्क्वायर, या और कुछ नहीं होता। ये यहाँ पर डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ही होता है। सबसे पहले अपने को डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए 2 को ऊपर लिखा, वो सारा तरीका 2 को ऊपर लिखा, इसके नीचे इनका स्क्वायर का अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस का 9 प्लस का अपने पास 36। तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आई ना, ये अंडर रूट के अंदर आई 49, ये अंडर रूट के अंदर 49, ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। अब सबके नीचे लिखते हैं यही चीज़, 7 यहाँ पे भी 7 यहाँ पे। देखो जिसने अगर डायरेक्शन को साइन क्वेश्चन किए होंगे उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये L1 की वैल्यू थी। L2 की कहानी क्या होगी, सबसे पहले इसका 1 ऊपर लिखोगे, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 9, दो 4 4 कितना हो गया 8, अब 1 प्लस का 9 है, अंडर रूट के अंदर 9, वैसे इंडिविजुअली कितना हो गया 3, ठीक है। इसका भी 2/3, इसका भी 2/3। तो ये जो कहानी का ये L आ गया, यहाँ पर L1 लिख दो, इसको L2 लिख दो, ये इसको L2 नहीं यार, ये L2 हो गया, ये M2 हो गया, ये N2 हो गया, ठीक है। ये L1 हो गया, M2 हो गया, N2 हो गया। अब तो कहानी क्या थी, डायरेक्शन को शनि तो एक फॉर्मूला बताया था, हालांकि जो A1 A2 अपॉन का अंडर रूट के अंदर की जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, वही तो हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया है, ठीक है। अब उसी के चलते सेम चीज़, क्या सेम चीज़, यहाँ पे कॉस के अंदर क्या लिखोगे, कॉस थीटा बराबर L1 M2 प्लस यहाँ पे M1 M2 प्लस का N1 N2, सबका मल्टीप्लाई के साथ करा दो। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करा देंगे, हमारे पास तो कहानी कितनी बन जाएगी 2/21, ठीक है। प्लस का अब ये M1 के साथ M2 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना बन जाएगा, आप ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कराओगे, जिस दिन कहानी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी उस दिन ऊपर बन जाएगा 6 प्लस का 21, ठीक है। अब नीचे नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर कराओगे तो 12 अपॉन का नीचे 21। देखो बेस सेम है हमारे पास, तो डिनोमिनेटर भी मतलब एलसीएम भी सेम आएगा, इसको इसको ऐड कर दो, कितना बन जाएगा 20, यानी जो कॉस थीटा बराबर कितना है 20 अपॉन का 21, यही जहाँ तक आंसर था 20 अपॉन का 21, ठीक है। अब वो कॉस उधर भी दो तो थीटा की पूरी पूरी वैल्यू आ जाए, कॉस इनवर्स का कितना 20/21, ठीक है। ये चीज़ दिन इतना हो जाता है, उस दिन आगे कहानी समझ लेते हैं। अब देखो दूसरा जो क्वेश्चन है एंगल के ऊपर है, लेकिन देखना पड़ेगा ना कैसा है।